नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अपनी ISIL, दाइश और अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। अब इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके सैयद अकबरुद्दीन का बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि ये खबर विश्व स्तर पर बढ़ती समझ को दर्शाती है कि चीन भारत को विफल नहीं कर सकता। हमारे लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ भारत की न्याय की खोज पर चीन का गला घोटना अब व्यर्थ है। गौरतलब है कि अब्दुल रहमान मक्की लश्कर नेता हाफिज सईद का बहनोई भी है। इतना ही नहीं, मक्की ने लश्कर के लिए कई भूमिकाएं भी निभाई हैं। इसमें तमाम तरीकों से संगठन के लिए धन जुटाना शामिल है। Countering terrorism is one of Indian foreign policy's most important goals. Hence, the news that came in this morning that Abdul Rahman Makki has been designated as a global terrorist by the UN Sanctions Committee is a good augury. It reflects the growing understanding globally that China cannot thwart India. China's stranglehold over India's pursuit of justice against those who have attacked our people is now on the wane. पिछले साल बनारस में महीने भर चलने वाले सांस्कृतिक एकता कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शीर्ष नेताओं के साथ कार्यक्रम और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा के साथ ही मजबूत सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से भविष्य में इस तरह के आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पार्टी की तरफ से उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। नड्डा के 2024 तक एक्सटेंशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था और बीजेपी कार्यकारिणी द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के हिसाब से संगठन का चुनाव होता है। ये वर्ष सदस्यता का साल है। कोविड के कारण समय पर सदस्यता का काम नहीं हो सका था, इसलिए संविधान के हिसाब से कार्य विस्तार किया गया है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा, सर्वसम्मति से समर्थन मिला। अब नड्डा जी जून 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। मंगलवार को दूसरे दिन इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी आर्थिक नीति के कारण भारत आत्मनिर्भर बना है। आज हमने विदेशों में कोविड के टीके भेजे और कोरोना का सफल प्रबंधन किया। साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब ये 5वें स्थान पर आ गई है। कोविड महामारी के दौरान हमने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा ना रहे और अनाज वितरित किया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारी आर्थिक नीति से भारत मजबूत हुआ है और आत्मनिर्भर हुआ है। लाभार्थियों को 22,06,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया है। सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद चिंतित है। इसी बीच मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। होशियारपुर के दसूहा में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया और राहुल गांधी के गले लग गया। राहुल गांधी के करीब आते ही सुरक्षा कर्मी और नेता एक्टिव हो गए और तुरंत उसे वहां से हटाया। गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर पैदल चलने से बचना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को पैदल की जगह कार से चलने की सलाह दी है।
इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को राहुल गांधी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। मंगलवार को जम्मू नहर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। 19 जनवरी को राहुल गांधी पंजाब से जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंचेंगे। स्वागत करने के लिए वहां ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी बीच शिवसेना उद्धव समूह के नेता संजय राउत ने बताया कि वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही सिख समुदाय और कश्मीरी पंडितों से मुलाकात भी करेंगे। डेफिनेटली क्यों नहीं मिलूंगा। मैं जम्मू में जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भूमि पर जा रहा हूँ, वहाँ का सिख समाज है उनसे मिलूंगा, उनके कोई समस्या है। वहाँ कश्मीरी पंडितों का 3 महीनों से धरना चल रहा है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। और भी बहुत से मेरे अपॉइंटमेंट्स है, खास करके राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर दिल्ली के उपराज्यपाल और मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने शिक्षकों के फिनलैंड दौरे की इजाजत न मिलने पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहती है तो ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? वो लोग यानी बीजेपी और एलजी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। बीजेपी के कई नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन इन्होंने देश के लाखों बच्चों को अशिक्षित ही रहने दिया। ऐसे में अब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये हमें ऐसा करने से रोक रहे हैं। शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए, इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। उधर राजस्थान भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की आलोचनाओं पर पलटवार किया है। मंगलवार को गहलोत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में कोई नेता या अधिकारी संलिप्त नहीं है। गहलोत ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों से बौखलाए विपक्ष वाले षड्यंत्र के तहत इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने ऐसे प्रकरणों में संलिप्त होने के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, वहीं कानून भी पारित किया गया है कि पेपर लीक करने वालों के गिरोह तक हम पहुंचेंगे और उन्हें जेल पहुंचाया गया है। ये भी तो देखिए कि क्या इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं और उठाए गए हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे रही है। 1,35,000 नियुक्तियां हो चुकी हैं, वहीं 1,25,000 नियुक्तियां प्रक्रिया में है और 1 लाख नियुक्तियां और होंगी। यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। तो इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को काले कपड़े और पगड़ी पहनकर पहुंचे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। भाजपा के सदस्य अजय महावर ने बसों की खरीद, आबकारी नीति और दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उधर करप्शन को लेकर विधानसभा में प्रतीकात्मक विरोध के लिए भाजपा विधायक काली पगड़ी और जैकेट पहनकर पहुंचे। दूसरी तरफ गंगा विलास क्रूज से सैलानियों का जत्था मंगलवार को पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमिंदर साहब पहुंचा। कमेटी ने यहां विदेशी सैलानियों का भव्य रूप से स्वागत किया। इस मौके पर विदेशी सैलानियों ने तख्त श्री हरमिंदर साहब के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका, लंगर का भी आनंद लिया। 31 विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा विलास क्रूज 13 जनवरी को बनारस के घाट से रवाना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास को रवाना किया था। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।